वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जो है वो आरआरबी जेई का एनालिसिस करने वाले हैं और ये मैंने थोड़ी रिसर्च करी है तो वो भी आपको बताई जाएगी इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जैसा कि हम लोग आरआरबी जेई के बारे में बात करें तो इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो आउट हो चुका है और इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका 13 से 17 दिसंबर के बीच होगा, यानी कि डेट भी उन्होंने एग्जैक्ट बता दी है कि 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा और है ना 16 होगा, इस तरीके से है, आप देख लेना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की तो सीबीटी 1 में जो है वो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है और सीबीटी 2 के लिए हमारा है ना 150 नंबर का सवाल जो है वो आपका होगा। तो हम जो है फोकस करने वाले हैं सीबीटी 1 पे, क्योंकि जब तक आप सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं करोगे आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो सीबीटी 1 को आप हल्के में ना लें और इसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करें। अब हम लोग बात करते हैं सीबीटी 1 की। तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो आपका नेगेटिव रहने वाला है वो 1/3 का नेगेटिव रहने वाला है। मार्किंग स्कीम इन्होंने 1 मार्क का बताया, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और जो नेगेटिव है यानी कि वो 1/3 है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका ये है कि आपका पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर डीबी होगा और मेडिकल होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आरआरबी जेई का है। हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो जैसा कि आप एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मैथ रहने वाला है, रीजनिंग रहेगा, अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस रहने वाला है। टोटल 100 नंबर का सवाल होगा और इसके लिए 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब अगर हम लोग बात करें मैथ की तो मैथ में आपका टोटल है ना 30 नंबर का सवाल जो है वो आपका रहने वाला है। अवेयरनेस के लिए आपका है ना, अवेयरनेस के लिए 15 नंबर का सवाल रहेगा, रीजनिंग 25 नंबर का सवाल रहेगा, जनरल साइंस के लिए 30 नंबर का सवाल रहने वाला है। आपको जो इसमें स्कोर करना है वो 85 है ना, 80 प्लस जो है वो आपको स्कोर करना होगा एनी हाउ, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। जो है अब कॉम्पिटिटर भी जो है वो ज़्यादा है, हर कोई जो है वो अब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं, जैसे कि मैथ है तो मैथ में आप चाहो तो पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो, इतना कोई टफ नहीं रहता है सीजीएल लेवल का या यूपीएससी लेवल का जो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो आप जो है वो 30 नंबर में मिनिमम जो है वो 25 नंबर आपको एनी हाउ लाना होगा। रीजनिंग आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो तो आप 25 लेके चल सकते हो। अवेयरनेस जो है वो 15 में से आप 10 जो है वो स्कोर कर सकते हो। साइंस की बात करें तो 30 में 30 भी ला सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम जो है वो 25 नंबर लेके रखा है। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो वो आपका 85 मार्क्स होता है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि एग्ज़ाम कौन सी कंपनी करवा रही है, हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इसके बारे में डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है और आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो है वो आपका 3 दिन होगा। तो 3 दिन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 दिन एग्जामिनेशन होगा तो सेंटर जो होंगे वो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि पहले जो एग्जामिनेशन होते थे वो हमारा है ना फेज वाइज चलता था, फेज 1 फेज 2। तो वहाँ पे बहुत मतलब कि जो एग्जामिनेशन का जो डेज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता था, बट अभी इन्होंने 3 दिनों में जो है वो इसको ख़त्म करने का शेड्यूल दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनेशन सेंटर ज़्यादा ही होंगे। और एग्ज़ाम जो है वो सेंटर आपका कहाँ होगा, तो आपने जो एड्रेस डाला होगा विद इन 200 किलोमीटर जो है वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। आपका जो सिटी इंटीमेशन है यानी कि एग्जामिनेशन आपका कहाँ होगा, तो वो आपके एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले बताया जाएगा और जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड जो है वो इसके वेबसाइट से कर सकते हैं, आपने जिस भी रीजन से फॉर्म फिलअप किया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की। जैसा कि मैथ्स का जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, स्क्वायर रूट, कैलेंडर एंड क्लॉक। तो ये इसका सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस है ना, रीजनिंग की हम लोग बात करें तो ये इसका एनालॉजी है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथ्स, रिलेशनशिप, सिलॉप्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम है ना। उसके बाद एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट्स। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे इन्होंने करंट अफेयर बताया है, ज्योग्राफी बताया, पॉलिटी बताया, इकोनॉमिक्स बताया है। इसके अलावा इन्होंने स्पोर्ट्स का बताया सेक्शन, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये इन्होंने जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया है। तो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस में क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि करंट अफेयर जो है वो आप डेफिनेटली रेगुलर जो है वो इसकी वीडियोज़ देखें, तो आपका स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है वो बहुत सारे आपको जो है वो बेनिफिट मिलेंगे। अब बात रही ये जो जितना भी हमारा सिलेबस है सबका सब इन्होंने बताया है कि वो क्लास 10th लेवल, अप टू क्लास 10th लेवल के जो है वो आपका क्वेश्चंस रहने वाला, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंस हो, मैथ्स हो। तो ये है ना, इन्होंने जो एक स्टैंडर्ड बताया वो 10th लेवल का इन्होंने स्टैंडर्ड बताया, अप टू 10th बताया। अब जो चीज़ें आती हैं वो आती है एनालिसिस, जो मैंने एनालिसिस करी है वो सीबीटी 1 के लिए
वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि CBT 1 का एग्जाम जो है वो 13 से 17 दिसंबर के बीच है, और जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इस बार चेंज हो चुका है, आपको पता है। इस बार जो है इन्होंने मार्क्स बेसिस नहीं बताया है, वो आपका परसेंटाइल बेस्ड बताया है। परसेंटाइल में क्या होता है कि आप कितने कैंडिडेट्स आगे हो, तो ये परसेंटाइल में शो किया जाता है। मार्क्स बेसिस में क्या होता है कि आपके जितने भी मार्क्स उसमें 2 नंबर 4 नंबर ऐड होते हैं, जैसे कि SSC के एग्जामिनेशन में होता है। जैसे आपने SSC JEE का एग्जाम दिया होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो उसमें आपके नंबर जो है वो ऐड हो जाते हैं, 2 नंबर 4 नंबर, है ना, या किन्हीं किन्हीं लोगों के कम भी होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये परसेंटाइल जैसे कि मैंने बता दिया, और इस बहुत सारे एग्जामिनेशन में परसेंटाइल बेस्ड होता है। जैसे आपने अगर DRDO का एग्जाम दिया होगा तो उसमें परसेंटाइल बेस्ड जो है वो नॉर्मलाइजेशन होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके वेटेज की, क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है आपको। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री का जो वेटेज है वो 2 से 3 मार्क का वेटेज है, ज्योग्राफी का 1 से 2 मार्क का है, पॉलिटी 3 से 4 मार्क का है, करंट अफेयर का 4 से 5 मार्क का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी के भी सवाल आते हैं तो उसका भी 1 से 2 मार्क का वेटेज है, स्पोर्ट्स का 1 से 2 मार्क का वेटेज है, आर्ट्स एंड कल्चर के 2 से 3 मार्क का वेटेज है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उसके जो वेटेज है वो 3 से 4 मार्क का वेटेज है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या करने की ज़रूरत है। जनरल अवेयरनेस में करने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पॉलिटी आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर लो, लिमिटेड चीज़ें होती हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है इसमें। तो आप पॉलिटी को सीधे सीधे कुछ आर्टिकल वगैरह जो भी है उनको आप रट डालो, पढ़ लो अच्छे से। तो पॉलिटी आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो है आप करंट अफेयर पे जो है वो फोकस करके चलो। अगर आप डेली करंट अफेयर अभी से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी अप टू एग्जामिनेशन तक। तो आप इसको ज़रूर कवर करेंगे। तो इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जिसका वेटेज 3 से 4 मार्क है। तो इस मिसलेनियस टॉपिक्स में जो है आप एक सेंसस भी पढ़ के जाए तो सवाल जो है वो सेंसस में भी आता है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ के जाए। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री का भी वेटेज है 2 से 3 मार्क। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका है ना जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके सवाल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आप पॉलिटी, करंट अफेयर और हिस्ट्री थोड़ा बहुत जो है आप देख सकते हो, और मिसलेनियस में आप सेंसस वगैरह देख के चलेंगे। तो ये इतनी चीज़ें जो है वो आपको करने की ज़रूरत है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में जैसा कि यहाँ पे वेटेज जो है वो लिखा हुआ है कि फिजिक्स का 10 से 12 मार्क का वेटेज है, केमिस्ट्री का 8 से 10 मार्क का वेटेज है, बायोलॉजी का 8 से 9 नंबर का वेटेज रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो फिजिक्स का रहता है और केमिस्ट्री का वेटेज रहता है। उसके बाद हमारा बायोलॉजी का वेटेज रहता है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो पढ़ने की ज़रूरत है वो फिजिक्स। तो फिजिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको जो पढ़ना है वो आपका सिलेबस तो पढ़ना ही, साथ साथ आपको उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। तो बहुत सारे सवाल जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, तो आपको उसका ध्यान में रखना होगा आपको। बायोलॉजी का जो है वो सेक्शन थोड़ा सा इसका वेटेज कम रहता है RRB JEE में, तो फिर भी आप जो है वो इसको स्किप नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको बायोलॉजी में पढ़ने की ज़रूरत है, चाहे वो न्यूट्रिशन का टॉपिक हो, डिजीज़ हो, प्लांट मॉर्फोलॉजीज हो। तो ये थोड़ी चीज़ें जो है वो आपको बायोलॉजी में पढ़नी ही चाहिए अब, क्योंकि इसके सवाल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स का सिलेबस। तो मैथ्स का सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि सिंप्लीफिकेशन का जो वेटेज है वो 3 से 4 मार्क का है, नंबर सिस्टम का 4 से 5 मार्क का है, रेशियो प्रोपोर्शनल का 2 से 3 मार्क है, एवरेज का 2 से 3 है, LCM HCF का 1 से 2 है, परसेंटेज का 3 से 4 मार्क है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस से भी सवाल आते हैं 3 से 4 मार्क्स प्लस 2 से 3 मार्क है ना, ये वर्क टाइम और डिस्टेंस का मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 मार्क, SICI का 2 से 3 मार्क का सवाल, ट्रिगो का 1 से 2 मार्क और स्टैटिक का 3 से 4 मार्क का वेटेज आता है। यहाँ पे जो मैंने टिक लगाए हुए हैं ये चीज़ें जो है वो आपको सबसे पहले पढ़नी है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सिस्टम हो, रेशियो हो, परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट हो, SICI और स्टैटिक हो। तो ये चीज़ें जो है वो आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है। उसके बाद बाकी के जो लिखे हुए टॉपिक्स है उसको आपको कवर करना होगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो लिखा है वो VVI लिखा हुआ है, जो कि टाइम वर्क एंड डिस्टेंस में मैंने VVI लगाया। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखेंगे तो आपको टाइम एंड वर्क के जो सवाल हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। उसके 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे किसी का भी एग्जाम दे, सेल का दे, किसी का भी एग्जाम दे, तो ये इसका सवाल आपको ज़रूर मिलता है। तो इसलिए जो है आपको टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस जो भी है इसके सवाल आपको डेफिनेटली जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का वेटेज कुछ इस तरीके से है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के 3 से 4 मार्क का वेटेज है, सीरीज है 4 से 5, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजीज है, सिटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 है, क्लॉक का 1 से 2 मार्क का, कैलेंडर का भी 2 से 3 मार्क का वेटेज है, डिसीजन मेकिंग 3 से 4, डायरेक्शन का 4 से 5, नॉन वर्बल सिमिलरिटीज एंड
डिफरेंट जो है वो इसका वेटेज जो है 3 से 4 मार्क का है। अब इसमें जो मैंने ग्रीन कलर से टिक लगाया, इन टॉपिक को आपको सबसे पहले करने की ज़रूरत है। फिर चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से कर लो, सीरीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना होगा, क्योंकि सीरीज़ जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको, अगर आपका सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये कंज्यूम करता है। तो आपको सीरीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग करके जाना होगा। सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन जो है, और जो आपका डिसीजन मेकिंग है, इसमें जो है वो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं बहुत सारे लोगों का, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो आप इन दोनों टॉपिक को जो है वो अच्छे से कवर करके जाएँ। सीटिंग अरेंजमेंट और डिसीजन मेकिंग के सवाल जो है, डायरेक्शन से भी आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। बात करें अगर नॉन वर्बल की, तो ये आपका है ना फ्री के नंबर है। अगर आप देखें तो इसका सवाल जो है जो भी रहता है आसान रहता है, आप पूरे के पूरे नंबर उठा सकते हो नॉन वर्बल से। सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंट है, इसी में आपका एनालॉजी भी आ जाता है, तो इसका भी वेटेज जो है वो 3 से 4 नंबर का रहता है। तो मैंने जो यहाँ पे ग्रीन कलर से टिक लगाए हुए हैं, उन टॉपिक को आप पहले कवर करो, बाकी बात जो है वो जो जिसमें कलर नहीं है उसको भी आपको कवर करना होगा। अब बात आती है कि हमें क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है अभी से लेके आरआरबी जेईई एग्ज़ाम तक। तो उसके लिए आपको करने की ज़रूरत है, जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो है वो हमारा टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है। तो इसका एग्ज़ाम जो भी जैसे टीसीएस करवा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरत है कि आपको पीवाईक्यूज़ जो है वो मस्त है कि आपको देख के जाने हैं, है ना। पीवाईक्यूज़ अच्छे से आपको एनालिसिस करना है, उसको पढ़ना है, उसको मॉक लगाना है, उसको रिवीजन करना है। एक तो बात होगी पीवाईक्यूज़ को, दूसरा जो सेट है वो आपको एमटीएस है ना, क्योंकि टीसीएससी एसएससी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो इसका जो लेवल है वो सीजीएल लेवल का नहीं आता। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि क्या इसका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी टफ आता है, क्या क्या सीजीएल लेवल का आता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल इसका लेवल रहता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप इसमें ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए जो है आपको जो रेफरेंस के तौर पर लेना है वो एमटीएस को लेना है। एसएससी एमटीएस का जो भी पेपर हुआ है इस बार या पिछले बार का हुआ है, तो आप उसका जो है पीवाईक्यू है उसको उठा के आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आपको 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है, एक पीवाईक्यूज़ लगाओ, दूसरा एसएससी एमटीएस के जो भी सवाल है उसको अच्छे से उसका रिवीजन कर लो। 2 चीज़ें करो। उसके अलावा जो है आपको मॉक लगाने की ज़रूरत है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, है ना, डेली जो है वो अगर आप एक सेट जो है आपको मॉक लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप है ना फ्लो में रहोगे, रेगुलरिटी में रहोगे, तो आपको ये चीज़ें जो है बहुत काम आएंगी। इसके अलावा जो है आप है ना जीडीसीए के पेपर, जीडीसी का पेपर अभी जो भी जिनका भी प्रमोशन वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, तो जीडीसी के पेपर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो उसके जो नॉन टेक है, अगर आप है ना एक बार देख लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो मिल जाएगा। तो आप उसको भी ज़रूर देखें, पीवाईक्यूज़ देखें, एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यूज़ देखें, मॉक लगाए, इतना करने की ज़रूरत आपको है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आर एस अग्रवाल की बुक को जो है वो प्रीफर कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल ऑब्जेक्टिव वाली बुक, नॉट है ना डिटेल वाली, आपको ऑब्जेक्टिव वाली आर एस अग्रवाल की बुक देखने की ज़रूरत है। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत को प्रीफर कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्कोरिंग वाला सेक्शन है, बहुत सारे सवाल जो है इससे आते हैं। बायो थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है तो कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर करके आप बायो को स्किप कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। करंट अफेयर की बात करें तो वो आपका 1.5 साल का जो है वो करंट अफेयर आता है, तो आपको है ना करंट अफेयर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप कवर कर सकते हो। और जो करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बहुत सारा स्टैटिक वाला पोर्शन जो है वो इसमें कंप्लीट हो जाता है। आप कोशिश करना कि है ना जो भी अभी जो रिसेंट के न्यूज़ हैं उसको जो है वो आपको उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बन पा रहे हैं उसको कवर करने की कोशिश करना। अगर आप टीसीएस के अभी जो रिसेंट के एग्जाम हुए, चाहे वो जेई वाला हो या फिर सीजीएल वाला, उसके अगर आप करंट अफेयर उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा तो वो किस तरीके से चीज़ों पे फोकस करके सवाल दे रहा है। तो उसी हिसाब से आपको जो है इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर का जो सेक्शन है इसको ध्यान में रख के किस हिसाब से एनालिसिस हो रही है उस हिसाब से देखते हुए जो है आपको है ना काम करना होगा। करंट अफेयर पे ज़्यादा ब्रॉड करोगे तो करंट अफेयर बहुत भास्ट होता है, उतना हमें ज़रूरत है नहीं। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, आप है ना चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, जेई वाला हो, जो भी, अब उसका अगर आप उसका करंट अफेयर का सेक्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पूछ रहा है। तो उसी हिसाब से जो है आपको करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत है। साइंस के लिए जो है वो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, आप उतना उसको प्रीफर कर लो। इतना कर लोगे तो आपका जो है वो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उससे बाहर जो है वो सवाल नहीं आता है।
तो ये आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एनालिसिस था। अगर आपको लगता है कुछ और आपको जानने की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। और ये आरआरबी जेई जो है वो बहुत ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीटी 1, क्योंकि अगर आप सीबीटी 1 नहीं निकाल पाओगे तो आप सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो दिस वाज द